हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमबीपीएससी 2019 का मेंस का पेपर है। और ये 2019 का जो मेंस का पेपर है ये है पेपर 4 का। मतलब डिस्कस करेंगे एथिक्स वाला पेपर। एथिक्स के साथ में जितने फिलोसफर्स होते हैं, साथ में कुछ केस स्टडीज होती हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कुल 200 नंबर का पेपर है और स्टार्टिंग में तीन क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं जो तीन तीन नंबर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राम सोनी एमबीपीएससी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप इसको सर्च करना, आपको मिल जाएगा राम सोनी एमबीपीएससी। इसको सर्च करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस की लिंक और बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस। वेल, इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है शासन में मूल्यों के महत्व को बताएं। तो वैल्यूज इन गवर्नेंस के बारे में बताना है आपको। तो इसका महत्व क्या होता है। well, देखिए इसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें आप कह सकते हो, जैसे कि जैसे कि इसमें आप बात कर सकते हो कि हाँ फ्रीडम है। मतलब वैल्यूज होती हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो अपनी, है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं। इससे फायदा क्या मिलता है कि जब वैल्यूज होती हैं तो इसमें एक कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन है, लोगों का वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। कंट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड, जब कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो बेहतर रिवॉर्ड्स में मिलते हैं। तो ये कुछ चीजों का कनेक्ट कर सकते हो। तो समथिंग यू कैन से बिटवीन देम। तो ये है आपका वैल्यूज। तो वैल्यूज इन गवर्नेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। फेयरनेस है, फ्रीडम है, सिटीजनशिप है ना। और साथ में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीजों को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। शासन में मूल्यों के महत्व के बारे में आप इन चीजों से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुलसीदास के स्वांतः सुखाय की विशेषता समझाइए। डिस्कस पेकुलियरिटी ऑफ स्वांतः सुखाय ऑफ तुलसीदास। वेल, इसमें यदि हम बात करें स्वांतः सुखाय के बारे में, स्वांतः सुखाय एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म है। इसमें यदि आप समझें तुलसीदास जी इसके बारे में इसलिए बोलते हैं कि इनका कहना यह है कि स्वांतः स्वांतः सुखाय मतलब स्व, मतलब अपने लिए। आनंद है ना, अपने लिए आनंद कह सकते हैं। तो स्वांतः सुखाय मतलब जो भी काम आप करें वो अपने सुख के लिए करें, मतलब आपको उस काम को करने में आनंद आए। तो ये तुलसीदास जी का एक स्वांतः सुखाय की जो आइडियोलॉजी थी ये काफी यूनिक थी। और इसमें कोई क्या सोचता है, कोई क्या किसी को, मतलब किसी को पसंद है नहीं पसंद है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे आपको इससे आनंद आना चाहिए। मतलब सपोज करिए एक प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो कई बार ये बहुत ही क्रिटिकल होता है कि जैसे किसी को करियर चॉइस अपनी रखनी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं यदि सब्जेक्ट ले लूंगा या मैं ही करने लग जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है स्वांतः सुखाय, मतलब आपको जो चीज पसंद है आप वो काम करो। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना पसंद है तो आप वो करने लग जाओ। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर स्वांतः सुखाय ये है कि जो चीज आपको सुख दे मतलब वही काम आप करो। दुनिया से फर्क ना पड़े कि दुनिया को पसंद है नहीं पसंद है, इट डजंट मैटर। एनीवे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेम द मेजर इंस्टीट्यूशंस टू कर्ब करप्शन इन इंडिया। भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली प्रमुख संस्थानों के नाम लिखना है। वेल, देखिए इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप सीबीआई की बात कर सकते हैं। सीबीआई जो कि काफी इंटरेस्टिंग बॉडी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्रशंसा काफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला है कि बेसिकली केज्ड पैरट होता है, पिंजड़े में बंधा तोता, समथिंग लाइक दैट दे वर्ड यूज्ड। एनीवे, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोल सकते हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बॉडी जैसे लोकपाल है, लोकपाल को आप लिख सकते हैं। तो ऐसी बॉडीज को आप कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कुछ प्रमुख संस्थान है। अगला क्वेश्चन है आपके, सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार बताना है। डिस्क्राइब गांधीयन थॉट रिगार्डिंग ट्रूथ एंड गॉड। वेल, गांधी जी का जो एक आइडियोलॉजी है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सत्य, ट्रूथफुलनेस। तो ट्रूथफुलनेस को बेसिकली उन्होंने गॉड से कनेक्ट किया और बोला कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो अल्टीमेट रियलिटी है। अब यहां बोला गया है जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो एक प्रकार से हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड होते हैं उसके। एक अल्टीमेट ट्रूथ होता है उसके हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये काफी यूनिक तरीके से गांधी जी ने इसको बोला। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे यदि किसी कोई इंसान अपने आप को रियलाइज कर लेता है, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि और वो सच्चाई को ढूंढना चाहता है, तो उसकी जो काम करने की जो शैली होती है वो काफी, मतलब इट्स लाइक एक डिफरेंट ही, मतलब मोरल कैरेक्टर होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट्स व्हाई ही कनेक्ट विद गॉड। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रूथ और गॉड को उन्होंने काफी नजदीक माना है। एनीवे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। वेल ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहां पर जो है एज ए गवर्नेंस से पूछा गया है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, तो वहां पर वो काम ऐसे करें कि वो अकाउंटेबल हो। पहली बात तो क्या है, अकाउंटेबल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो करप्शन है वो करप्शन ना हो। ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी खासियत होती है पारदर्शिता का मतलब है यहाँ पे करप्शन ना हो और अकाउंटेबिलिटी हो। वेल इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ये है पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन है जैन मतानुसार त्रिरत्न एज पर जैनिज्म क्या है। वेल त्रिरत्न की बात करें तो आपको याद होगा तीन ज्वेल्स, थ्री ज्वेल्स। अब इसमें देखा जाए तो पहला है सम्यक दर्शन। तो पहली बात करी है सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन क्या होता है, मतलब राइट फेथ, मतलब सम्यक दर्शन हो, राइट फेथ हो। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब है राइट नॉलेज, ठीक है। और तीसरी बात कही है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब है राइट कंडक्ट। ये तीन चीजें जो होते हैं इसे बोलते हैं त्रिरत्न। तो जैनिज्म में त्रिरत्न क्या होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। राइट फेथ, ठीक है, राइट राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है। ये है आपके जैन मतानुसार त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार समझाइए। डिस्कस आइडियाज ऑफ प्लेटो फ्रॉम, ओके, टेलियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है। वेल काफी यूनिक है टेलियोलॉजिकल एथिक्स। वेल टेलियोलॉजिकल का मतलब ये है कि यहां पर आप कह सकते हैं कि टेलियोस, एक प्रकार से यदि आप इसकी बात करें तो यहां पर कहा गया है कि जो मोरलिटी, जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो यहां पे कहना है कि जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मोरलिटी होती है, ये बेसिकली अंत में आपको जो चीज अचीव करनी है वहां पे एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मोरल ऑब्लिगेशंस होता है यही डिजायरेबल होता है, इसकी जरूरत होती है यदि आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये कंसिक्वेंशियल एथिक्स आप कह सकते हो कि जो आप करते हो आप वही पाते हो। तो मोरल ऑब्लिगेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आप कुछ चीज अच्छा पाना चाहते हैं, वो उसके लिए डिजायरेबल होता है। ये चीज बेसिकली बोला गया है उद्देश्य परक दृष्टिकोण में। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेल अवाचिक संचार, वर्ड से ही लग रहा है नॉन वर्बल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप वर्बल नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बल्कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, या कुछ आपका जेस्चर ऐसा है, या आई कांटेक्ट ऐसे हैं आपके, ये शो करते हैं बेसिकली। जैसे आप कहते हैं यदि आप कॉन्फिडेंट है तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है। आपने देखा होगा लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज होती है काफी यूनिक होती है, इन चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हो, या समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ भी समथिंग लाइक दैट वी कैन से। तो व्हाट यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर वही है, जेस्चर कैसा है आपका, पिच वाइज क्या है, टोन क्या है, ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चेक की जाती हैं। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस थॉट्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ऑब्वियस बात है, इन्होंने बेसिकली इस चीज को मान्यता दी कि हमारे देश में जो लोकलाइजेशन, मतलब एक प्रकार से हमारा देश में जो स्वदेशी है उसको अडॉप्ट किया जाए। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो इनको ये चीज की हिमायती थी कि बेसिकली दोनों का मिक्सअप निकाला जाए। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को हमारा जो इंडियन एजुकेशन स्टाइल है उसे मिक्सअप किया जाए। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो इसमें बेसिकली दोनों चीजें मिक्सअप की गई थी। तो ये बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था वो दयानंद सरस्वती की जो ये जो थॉट प्रोसेस उसके थ्रू ही आप कह सकते हो। तो वेस्टर्न एजुकेशन के मामले में कंप्लीट इसको रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि एक मिक्सअप निकाला था, दैट्स गुड थिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एथिकल गाइडेंस। वेल एथिकल गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा टर्म है एथिकल गाइडेंस जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए काफी जरूरी होता है। तो यदि आप सिविल सर्वेंट के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एथिकल गाइडेंस में ये काफी रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली डिसीजन लेने के लिए, है ना। तो ऐसे आप एक सिविल सर्वेंट एक ऐसे डिसीजन को ले एथिकल गाइडेंस के द्वारा, मतलब इनको डायरेक्शन दिए जाते हैं, ऐसे डिसीजन लिए जाएं जो कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी में हो। मतलब सोसाइटी का एक जो बड़ा पार्ट है वो उससे बेनिफिट ले पाए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो, सोसाइटी का, समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है उससे बेनिफिट ले पाए। ये है एथिकल गाइडेंस का फाउंडेशन। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, एक प्रकार से एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
दूसरी बात 1993 में इसको फॉर्मेशन किया गया और देखा जाए इसका फॉर्मेशन हुआ जर्मनी में। कहां पे हुआ? जर्मनी के बर्लिन में। पहले इस पे देखना है, यहाँ पर ये बेसिकली स्टडी करते हैं कि बेसिकली कहाँ पे करप्शन कैसे है। इनका एक अपना इंडेक्स भी होता है, आपको याद होगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्या बोलते हैं? सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक जो है काफी खराब है इस समय। 180 देशों में भारत की जो रैंक है वो है 86 कंट्री। मतलब हमारे देश में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, करप्शन जो है अपनी चरम सीमा पे है। तो ये कोट आप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दैट्स क्वाइट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट थ्री डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट ए सिविल सर्वेंट शुड लर्न? सिविल सेवक को किन तीन सांवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हो, जैसे कि कुछ सेम चीजें जैसे सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है ये कि इन्हें अपने बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो पहली बात तो ये है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन है, अपने आप को रेगुलेट भी करें कि बेसिकली कैसे काम करना है। यदि आप सही कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एक अपने अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए। मतलब उन्हें खुद से भी एनालिसिस करते रहना चाहिए कि बेसिकली चीजें कैसे काम करना चाहिए। सोसाइटी के प्रति एक एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एम्पैथी का मतलब यह है कि सामने वाला जो चीज कर रहा है, सपोज करिए कोई पेन में है, तो आप उसके पेन को एहसास कर पाओ, है ना? समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी होना चाहिए। इसके अलावा सोशल स्किल्स होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कुछ टूल्स पूछा गया है यहाँ पे आपसे। वेल, यदि हम बात करें कि अकाउंटेबिलिटी के टूल्स क्या हैं, व्हाट आर द टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक दैट। जैसे कि आप कह सकते हो कि एंसरेबिलिटी हो। तो अकाउंटेबल का मतलब है एंसरेबल हो। मतलब जैसे सपोज करो, यदि आपसे कोई पूछता है कि आप ये सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपने गलत किया है, तो आप एंसरेबल हो। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको रिप्लाई करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी में रिमीडियल मेजर्स। मान लीजिए कोई चीज आपसे गलत हो गई, तो उसको सही करने के लिए आप रिमीडियल मेजर्स लो, मतलब सही करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लो। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन करो। अकाउंटेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस आप गेन करो। और पब्लिक कॉन्फिडेंस गेन करना अकाउंटेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स, या डिसीजन मेकिंग में आपका काफी बेटर कम्युनिकेशन, आप अपना कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बढ़िया टूल है बेटर कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सबॉर्डिनेट हैं या आपके ऊपर हैं या जो बाकी लोग हैं, वो आपसे रिलेट कर पाए। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनीवे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रतीत समुत्पाद। वेल, प्रतीत समुत्पाद के बारे में पूछा है कि महात्मा बुद्ध का जो प्रतीत समुत्पाद है, ये बेसिकली है क्या? वेल, प्रतीत समुत्पाद में समझते हैं बेसिकली। यहाँ पे कॉज और रीजन की बात की जा रही है। मतलब प्रतीत का मतलब बिकॉज ऑफ दिस, समुत्पाद का मतलब है हैपन। देखिए, प्रतीत का मतलब है, प्रतीत समुत्पाद मतलब हर एक चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट के रूप में होती है। मतलब जो भी आप काम करते हो, जो भी आप इफेक्ट देख पा रहे हो, आपने पहले कुछ किया होगा, उसी का इफेक्ट है। मतलब कॉज इफेक्ट है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीजें आपको रिजल्ट मिल रही हैं, वो आपके पहले काम के कामों का परिणाम है। मान लीजिए आपसे कुछ नहीं बनता आज डेट पे, इसका मतलब यह है कि पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा। या तो मान लीजिए आप मेहनती हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, इसका मतलब ये पहले आपने मेहनत करी है। तो प्रकृति समुत्पाद का मतलब ये होती है कॉज एंड इफेक्ट। मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि आपका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया आपने। तो प्रकृति समुत्पाद का मतलब होता है कि यहां पर कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट की बात करी है कि हाँ, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। सिंपल से वादा, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एंड ड्यूटीज एज पर दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य समझाइए। तो यहाँ पे आपकी एक प्रकार से आइडियोलॉजी की बात करें तो यही बात की गई इसमें। तो अधिकार कर्तव्यों के बारे में अब ये सवाल इन्होंने बोला है कि इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन है, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने बेसिकली स्पेशली जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। और साथ में इन्होंने बेसिकली इंडियनाइजेशन की बात करी है, स्वदेशी की बात करी है, और बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने हालांकि बहुत सारी चीजों को निगेट किया है। जितने वेस्टर्न फिलोसफीज हैं होती हैं उसको इन्होंने रिजेक्ट करने की बात करी। तो इन चीजों का आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो
बहुत सारी चीजें और भी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि भारतीय जो रिक्वायरमेंट है उसे सूट करती है नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपने बोला है कि बेसिकली दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आई थिंक ये रहा डिस्कशन आज का हमारा एथिक्स के बारे में। हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आया हो, बिकॉज एथिक्स के टॉपिक्स होते हैं वो इतने आसान नहीं होते, बट इट्स फाइन। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो टर्मिनोलॉजी आपको तैयार करनी होती है। तो ये रहा डिस्कशन आज का। इसके अलावा जो बाकी पार्ट है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के लिंक और बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं, और आने वाले कल में देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिस बैचेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की, किसी और एग्जाम की बेहतर तरीके से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसे जरूर जुड़ें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने यार दोस्तों को सभी को इनवाइट कर दीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।